हेलो बच्चों, नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12वीं विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के फुल सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2025 का कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पर आपके सामने हम पूरा पेपर आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुन करके लिखना है। यदि सेट ए 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा संक्रमित हो, बताइए कितने होंगे, है ना। 1 2 और 1 3 हो और जो स्वतुल्य हैं किंतु संक्रमक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे संक्रमक नहीं है बताना है, ध्यान दीजिए। देखिए, हमने जो प्रश्न किया था इसके पहले वो संक्रमक था, मगर हमको यहाँ पर बताना है ऐसे संबंध जो संक्रमक नहीं है, ठीक है ना, परंतु सम्मित बताने हैं कि जो सम्मित हैं। 1 2 1 3 हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए। तो आपके पास में संबंध जो दिया गया है ए, जो मुख्य समुच्चय है वो है 1 2 3, और आपको ऐसे संबंध बताने हैं जो स्वतुल्य हैं। तो इसका मतलब पहली चीज 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही, और इसके बाद 1 2 रखा गया है, और क्योंकि सम्मित की बात कही गई है तो 2 1 भी होगा, ठीक है ना। और जिसमें 1 3 है और साथ है ना 1 3 है तो क्या होगा, 3 1 भी होगा। अब कहा जा रहा परंतु संक्रमक नहीं है, ठीक है ना, संक्रमक नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर क्या ये संबंध जो है संक्रामक है कि नहीं है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 है और 2 2 है, तो ये भी हो गया। 1 3 3 1 1 3 3 3, तो ये जो हमारे पास संबंध है ये मुझे संक्रामक समझ में आ रहा है। 2 2 2 1, तो ये कहीं से भी ये जो संबंध है स्वतुल्य तो है, ठीक है ना, और कैसा संबंध है, सम्मित भी है, मगर ये साथ ही साथ संक्रामक भी है। तो ये हमारे उत्तर में शामिल किया नहीं जा सकता। क्लियर हो गया, ये हमारे उत्तर में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये तो हम इसे उत्तर में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला सेट बनाते हैं। तो इन्हें तो रहना ही पड़ेगा ये जो हैं, है ना। अब देखिए अब हमारे पास कह रहा है कि यदि हम यहां पर 2 3 डालते हैं, 2 3 डालते हैं तो फिर क्या दिक्कत होने वाली है। जिसके अवयव 1 2 तथा 1 3 हों और जो सतुल्य और सम्मित हैं परंतु संक्रमक नहीं है, यदि मैं 2 3 डाल देता हूं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि सम्मित बनाने के लिए मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसका आंसर एक्चुअली यहीं पर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमने देखने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी इसलिए हम जान नहीं पाए। देखिए यहाँ पे 2 1 बैठा हुआ है और 1 3 बैठा हुआ है ना, तो 2 1 बैठा हुआ है, 2 1 और 1 3 बैठा हुआ है। इसका मतलब 1 1 की पेयरिंग हो गई, मतलब 2 3 भी रिलेशन का अवयव होना चाहिए, मगर इसमें संबंध में रिलेशन में 2 3 नहीं है। तो यही बिल्कुल हमारी करेक्ट चॉइस है। तो मतलब सही उत्तर क्या होगा इसका, 1। समझ गए, इसका सही उत्तर क्या है, 1, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं तो 2 3 भी है और 3 2 भी है। तो बेटा यहां ऐसा होने से अगर इस अवयव को आप डालते हो तो सम्मित बनाने के लिए आपको डालना पड़ेगा, तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। समझ गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक ही संबंध होगा, है ना। मैं इस संबंध को फिर से लिख देता हूं। तो r बराबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वतुल्य करना है, तो ये तो रखना ही पड़ेगा आपको। 1 1 2 2 और 3 3, ये तो आपको रखना पड़ेगा। देन इसके बाद 1 2 है तो 2 1 भी डालना पड़ेगा। देन 1 3 है तो 3 1 भी आपको डालना पड़ेगा। और तो अब इस तरीके से यदि आपने देखा तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है क्या, जी हाँ ये स्वतुल्य है। क्या ये सम्मित है, हाँ ये सम्मित भी है, मगर ये संक्रमक नहीं है, क्योंकि बताया मैंने कि 2 1 बैठा है और 1 3 बैठा है, मगर 2 3 प्रेजेंट नहीं है। तो 2 3 डज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू द आर, आर मतलब संबंध, इसलिए सही आंसर इसका होगा 1। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1। चलिए अगला सवाल। यदि फलन f r से r जो कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो बताइए क्या होगा। देखिए fx बराबर 3x के लिए सबसे बेस्ट है आप इसका ग्राफ बना लें। ये देखिए इसका ग्राफ है। क्यों ऐसा ग्राफ है, क्योंकि ये रेखा y बराबर mx के रूप का है
और ये सरल रेखा मूल बिंदु से जाने वाली को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए x का हर मान ले रहा है और बदले में y का हर मान दे रहा है, और x के एक मान के संबंध में y का एक मान है। तो इसका डोमेन यानी कि प्रांत क्या हो गया r, और इसका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या हो गया r। मतलब ये क्या है, एकैकी आच्छादक दोनों है, ये एकैकी भी है आच्छादक भी है। मतलब x के सारे मान ले रहा है और x के सारे मान दे रहा है, तो एकैकी आच्छादक है। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, राइट। चलिए अगला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई। तो आपको देखिए यहां पर आपको y का मान बताना है, y का मान। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो होती है -π/2 से लेके +π/2। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, क्योंकि आपसे y पूछा गया है ना, आपसे y पूछा गया है, ठीक है। यहां पर आपके पास में जो y का मान होगा वो आपके पास में कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2, क्योंकि एंगल कुछ भी हो y का मान तो आपके पास में -π/2 से लेके +π/2 आएगा। चलिए अगला aij बराबर am क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह। बच्चों आपको पता है कि वर्ग आव्यूह तब होता है जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या हो, बराबर हो, अर्थात m बराबर n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, m बराबर n, ठीक ना। तो इसका सही आंसर सी पे टिक लगा लें, m बराबर n। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी आंसर। अगर a एक वर्ग आव्यूह है और सममित आव्यूह होगा, देखिए आपको पता है कि सममित आव्यूह होने के लिए क्या रूल होता है कि a का परिवर्त जो होता है खुद a के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, a ट्रांसपोज बराबर a, राइट। देन a की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक यदि आप करेंगे तो dy/dx ऑफ a की पावर x आपको याद होना चाहिए क्या आता है, a की पावर x log a, है ना। तो और log e बेस पर a आता है, यदि पूरा नाम लिख दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a की पावर x log e बेस पर a। डन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए सेकंड सवाल है साइन एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो साइन का होगा तो कॉस एक्स क्यूब बनेगा, कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा बच्चों, 3x² आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3x² कॉस एक्स क्यूब। आया है ना ऐसा, तो 3x² कॉस एक्स क्यूब इज द करेक्ट आंसर। हाँ अब अगला है अवकल समीकरण y साइन एक्स का हल क्या होगा। मतलब कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि y का क्या मान रख दिया जाए कि आपके पास में इसका अवकलन कितना आ जाए साइन एक्स। तो वैसे भी दिमाग से लगा सकते हो माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स का जो होएगा है ना, माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, तो आपका साइन एक्स। तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि अवकल समीकरण में सी भी आता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से होगा ये, देखिए तो सबसे पहले आई कैप है डॉट जे और के का क्रॉस गुणन क्या होता है, आई कैप ही होता है, जे क्रॉस आई के आई होता है। फिर यहाँ पे देखिए जे कैप डॉट में लगा दीजिए, आई कैप क्रॉस के कैप, अगर आई के की तरफ जाता है तो आपको पता होगा माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जे, क्योंकि पीछे साइड जा रहा है ना। और आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप ही हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप। तो बेटा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 2 कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर आएगा इसका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, जहां पर एक्स का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा। देखिए ये क्या होता है, π/2 होता है, और कॉस π/2 कितना होता है, 0, 90 डिग्री पे 0 होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है ना, बिकॉज सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, π/2। ई और एफ के यादृच्छिक परीक्षण में 2 स्वतंत्र घटनाएं पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको बताया गया था कि एक के बाद एक घटना, स्वतंत्र घटना के लिए जो नियम होता है गुणन नियम, पी ई इंटू पी एफ, दोनों का गुणन हो जाता है, पी ई इंटू पी एफ, राइट। हाँ देखिए एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो अधिकतम, ये तो सवाल आ गया है आपके अभ्यास प्रश्नावली से, है ना, कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिकतम हुआ करता है। चलिए तो सवाल नंबर 2 के 6 सवाल हमने कर लिए हैं। आते हैं सवाल नंबर 3 पर। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। एक कैकी कहलाता है यदि fx1 बराबर fx2 होने पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अरे यही तो गलत कर दिया भाई, एक कैकी होने के लिए अच्छा एक मिनट, एक कैकी होने के लिए x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, है ना, x1 इक्वल टू x2 बिल्कुल सही है। तो ये असत्य हो गया बेटा, क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है ना। एक ही फलन कह रहेगा जबकि
दो अगर आउटपुट बराबर हैं तो उनके दो इनपुट भी क्या होने चाहिए, बराबर। अगला, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत आर माइनस 1 to 1 होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत नहीं है, ये तो सेक इनवर्स एक्स का प्रांत दे दिया है, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, कॉस में इनपुट में क्या वैल्यू ले सकता है, तो कॉस इनपुट में -1 से लेके +1 ले सकता है, मतलब एक्स का मान खुद -1 से लेके आपको +1 देना था और आपने ये क्या दे दिया, r माइनस कर दिया, गलत है। तो ये भी हो गया क्या, असत्य हो गया भाई। अगला, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, बिल्कुल सही बात है। अदिश आव्यूह जो होता है एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो देखिए अदिश आव्यूह क्या होता है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट या विकर्ण अवयव जो हैं नॉन जीरो हों, इनको हम क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह। तो ध्यान से देखिए एक विकर्ण आव्यूह ही होता है ना, ये एक अदिश आव्यूह, की जगह कुछ भी हो सकता है। यस, अगर बेटा 1 रख दोगे तो वो हो जाएगा इकाई आव्यूह। क्या हो जाएगा, इकाई, वो भी विकर्ण आव्यूह है, वो भी एक अदिश आव्यूह है। चलिए अगला, कह रहा है कि ये समघाती अवकल समीकरण है। भाई देखते ही बिल्कुल समझ में आ रहा नहीं है, क्यों, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे एक्चुअली y होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गई है, y की पावर 1 और यहाँ पावर 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो समघाती कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समघाती में हर पद की घात क्या होती है, समान होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और ज़्यादा इसको थोड़ा दी इसके बारे में बात की जाए चौथे क्वेश्चन के बारे में, तो बेटा आपको पहले dy/dx इक्वल्स टू 3x + 2y + 4 भागे 4x + 6y + 5 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ घात, इसका घात 0 है, इसकी घात भी कितनी है, 0 है, तो ये घात का नियम सही नहीं लग पाया, यहाँ पे सारी घात बराबर नहीं है, इसलिए समघातीय नहीं है। ये तो देखते ही बन रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, एक गुणांक है तो √1² 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आव्यूह में गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्या आव्यूह में a × b बराबर b × a होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो कहाँ से क्रम विनिमय लगेगा, असत्य है भाई साहब, क्या है ये, असत्य है ये, तो ये असत्य होगा। चलिए तो हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। देन इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमें बनानी है यहाँ पे फिर से सही जोड़ी, है ना, तो सही जोड़ी मिलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा किसका अवकलन है। तो x की पावर 10 और 10 की पावर x, देखिए नीचे दुकान ऊपर पकवान वाला फॉर्मेट बैठा हुआ है, नीचे 10x की पावर 9 हो रही, तो कुल मिला के लॉग नीचे वाला आ जाएगा। आपको पढ़ाया गया है कि अगर dt/t कभी आ जाए तो आंसर क्या आता है, log t होता है ना, तो log t, तो इसका log देखो ये बैठा हुआ है, तो इस पहले का आंसर b होगा, फर्स्ट का b, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। सेकंड, sin² x cos² x, बेटा इसको कैसे करोगे, देखो sin² x cos², ऊपर 1 ले लो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने आप में, चलो इसको लेके सॉल्व करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो आ जाओ भाई, ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास। तो dx/sin² x cos², तो बेटा सबसे पहले ऊपर 1 ले लो, क्योंकि नीचे बैठा है sin² x cos² x, और यहाँ पे क्या कर दिया, dx। आप इस 1 को क्या लिख सकते हो, आप इस 1 को लिख सकते हो sin² x + cos² x डिवाइडेड बाई sin² x cos² x, और यहाँ पर dx। अब आप क्या करो, बांट दो बेटा डिनोमिनेटर को, तो sin² x के नीचे sin² x cos² x प्लस cos² x के नीचे sin² x cos² x का होल dx, ठीक है। चलिए काटाकुटी कर दीजिए, देखिए ये काट दिया आपने और ये काट दिया आपने, बिल्कुल सही है। 1/cos² x क्या हो गया भाई साहब, sec² x dx हो गया, और 1/sin² x क्या हो गया, cosec² x का dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, 10x, cosec² x का सब जानते हैं क्या होता है, -cot x क्या होता है, और प्लस में c, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 10x - cot x + c, 10x - cot x + c। एक मिनट भाई साहब, 10x - cot x + c और 10x + cot x + c दोनों बैठे हुए हैं, तो जल्दबाजी ना करिएगा, जाइएगा कहाँ, एक ही तरफ। मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया क्या, हाँ गलत ले लिया मैंने, मेरे को बी वाला लेना था, ये देखिए अब ठीक है। तो चलिए सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन, सेकंड का क्या होगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, पहले प्लस बन रहा था, इस बार क्या बन रहा है, माइनस, तो आंसर आ चुका है हमारा, कौन सा होगा इसका आंसर, डी। क्या होगा इसका आंसर, डी, क्योंकि पिछले बार जब आपके पास में
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया था, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो उसका माइनस कॉट एक्स हो गया था, राइट। इस बार माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अगला अगला भाई मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, ये 7वें नंबर का मेरे को याद है, इंटीग्रेशन 10x का क्या होता है, log sec x होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली इसका ही हो जाएगा। देन इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, देखिए, मगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे दुकान ऊपर पकवान वाला फॉर्मेट लग रहा है, e की पावर x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है, राइट। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन करके e की पावर x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है, तो cos स्क्वायर एक्स का बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का बन जाएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा C, चौथे का C। तीसरे का क्या आ चुका है, तीसरे का आ चुका है, तीसरे का D आ गया है और चौथे का आ गया है C, ठीक है। साइन क्यूब एक्स कैसा फलन है, कैसा फलन है साइन क्यूब एक्स, ये विषम फलन है, और विषम फलन का माइनस ए से प्लस ए में समाकलन कितना होता है, 0। तो बेटा पांचवे का होगा f, पांचवे का होगा f। अब जो बच गया वो बेचारा g, ठीक है ना। छठवे का क्या होगा, g हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ तो है नहीं एक्स्ट्रा, तो छठवे का g होना पड़ेगा। बाकी आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दें, मैं सॉल्व करा दूंगा। चलिए ओके, अब बताइए इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए log x dx का हल क्या होगा, अवकलन करना है, नहीं समाकलन करना है हमें पास। log x dx का समाकलन क्या होगा, तो कर देते हैं भाई log x dx का समाकलन। देखिए log x dx का समाकलन, तो सबसे पहले समाकलन का क्वेश्चन बना लो, i इक्वल टू, चलिए i ले लिया है, तो i इज इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है log x, कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और यहाँ पे dx लगा दीजिए। ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। चलिए प्रथम फलन log x गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक 1 का dx माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है ना, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का होल समाकलन, ये लगा दिया है। तो log x तो हो गया, log x 1 का हो जाएगा x, तो पहला पद बन गया x log x माइनस log x का कितना हो जाएगा, अंदर ही अंदर 1 अपॉन x, और फिर 1 dx का हो जाएगा कितना, x और dx, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो x log x और माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का x प्लस, यही आंसर है। आप चाहें तो कॉमन ले लें x यहाँ पे, तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर, हाँ। और इसको ज़्यादा सॉल्व करना चाहे तो और भी लिख देते हैं हम, मैं इसलिए बता देता हूँ कि कहीं आपको प्रूफ दैट में आना जाए अगली बार। तो x कॉमन log x माइनस, बेटा 1 लिखते हैं मैथ में log e और प्लस कितना c x। बेटा log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a बाई b, log a बाई b, तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन e प्लस c। तो ये बेटा फाइनल आंसर इसका बन सकता है। वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि कोई, ठीक है ना। हाँ, तो log x log x माइनस x प्लस c, x log x माइनस x प्लस c, इसका आंसर लिख लें। यहाँ क्या हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c। हाँ चलिए अगला सवाल, ये सवाल तो बहुत टफ जाएगा बेटा, ये एक शब्द में इसका उत्तर तो मुझे लग रहा है कि क्यों दे दिया गया है। एक शब्द में इसका उत्तर देना जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर भी एक बार प्रयास करके देख लेता हूँ, शायद ये पीछे के दरवाजे से क्वेश्चन शायद हल हो जाए। ये देखिए ये सवाल आपके पास में दिया गया है, इसका न्यूनतम मान आपको निकालना है ना। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान आपको निकालना है, मतलब इसका आपको न्यूनतम मान चाहिए। तो मैं फलन लिख लेता हूँ, y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं यदि यहाँ पे कर दूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे माइनस 2x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस 2x, क्योंकि x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यदि मैं इसको बांट दूँ दो पार्ट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहली पार्टी हो गई, और ऊपर फिर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर के कितना हो गया, 1 -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो मान है न्यूनतम होना चाहिए, है ना, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। एक अधिकतम मान बोला जा सकता था और एक न्यूनतम मान बोला चाहिए था। तो न्यूनतम मान के लिए क्या शर्त हो सकती है, न्यूनतम मान के लिए ये है कि ये कम से कम कितना हो सकता है। अब भाई आप 1 में से माइनस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या माइनस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या माइनस करोगे, तब आपका y का मान न्यूनतम आएगा। मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तब y का मान कितना आएगा, न्यूनतम आएगा। ठीक है, तो बेटा ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, कुल मिला के इसको हमको मैक्सिमम मिनिमा यानी कि वर्धमान ह्रासमान से करना पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा। तो छोड़ दो इसको, अभी बाद में करते हैं एकदम लास्ट में इस क्वेश्चन को। ये 6 नंबर वाला सवाल है, पता नहीं 1 नंबर में कैसे दे दिया। y अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात करिए। तो आपको पता होना चाहिए y अक्ष की दिक् को ज्याएं होती है 0 1 0। ठीक है ना। अगला अवकल समीकरण 2x स्क्वायर इतना इतना इतने इतने की कोटि, कोटि लिखना भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितने बार देखिए अवकलन किया गया, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। अगला सवाल, अगर ये दोनों लंबवत हैं तो a का मान, तो आपको पता कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, है ना। तो वो कंडीशन लगा दीजिए। a का गुणा 3 के साथ तो 3a, और 6 का गुणा -2 के साथ तो -12, और 3 गुणे 5 -15 बराबर कितना 0। तो 3a बराबर हो जाएगा 27, a का मान आएगा 9। देखिए a का मान 9 आना चाहिए, बिल्कुल सही। यस, दो घटनाओं E और F को क्या कहते हैं, यदि PE यूनियन F बराबर PE प्लस PF। मतलब देखिए आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की होने की इक्वल टू A का होना केस B के होने के केसेस और माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला पद नहीं है, ये वाला पद नहीं है, मतलब इसका मान क्या हो गया, 0। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर 0 है, मतलब ए और बी साथ साथ घटित नहीं हो रही हैं, मतलब कोई अपवर्जी घटना नहीं है। तो कह रहा ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, तो ऐसी घटना जिसमें कुछ कॉमन घटित ना हो उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। कौन सी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना। तो लिख लीजिए इसका उत्तर होगा परस्पर अपवर्जी घटना। इन लोगों ने पूछा है कि ऐसी घटनाएं क्या कहलाएंगी, तो इसका उत्तर है परस्पर अपवर्जी घटना। सर इसको स्वतंत्र घटना है? बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्र घटना नहीं है, ये परस्पर अपवर्जी घटना है। स्वतंत्र घटना अलग होती है, परस्पर अपवर्जी घटना अलग होती है। ठीक है, अगला फलन साइन इनवर्स x का प्रांत, मतलब x कौन कौन सा मान ले सकता है, तो x जो मान ले सकता है वो -1 से लेकर के +1 ले सकता है। ठीक ना, देखिए प्रांत बोला है आपसे, परास नहीं बोला है। कुछ लोग -π/2 से +π/2 लिख के आ गए होंगे, तो वो परास होगा बेटा, है ना। तो इसका प्रांत कितना होता है, -1 से लेके +1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 का मान ही ले सकती है। चलिए, तो ये सवाल भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। इसमें दोनों दो सवाल है हमारे पास, शुरू वाले अथवा वाले। चलिए, अब थोड़ी सी मेहनत लगेगी। रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के सवालों को देखते ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये आ ही क्यों जाता है। पहले तो 5-10 मिनट तो उसको टाइम लगते हैं सवाल को देख के समझने में कि ये क्या दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1। लो भाई साहब, एक अपने पास में फलन है और 2 इनपुट है यहाँ पे, ये फलन जा रहा है, इसका नाम है f। क्या नाम है इसका, f। और ये देखिए 1 पर भी 1 दे रहा है, 2 पर भी 1 दे रहा है, तो ये 1 पर भी 1 है और 2 पर भी कितना है, 1 है। देखिए 1 पर इसका आउटपुट 1 मिल रहा है और 2 पर भी आउटपुट 1 मिल रहा है, तथा x + 2 के लिए fx बराबर x - 1। बहुत बढ़िया, मतलब 2 3 4 जितने भी हैं, 3 4 5 अप टू जितनी वैल्यू मिल रही है उसके लिए फलन परिभाषित है x - 1, x - 1। तो अपने पास जो फलन दिया गया है fx = x - 1। अच्छा, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या शो करना है कि एकैकी नहीं है। यार क्या बताया जाए इस क्वेश्चन को, स्पष्ट दिख रहा है आपको कि एकैकी फलन नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये एकैकी फलन नहीं है। क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर f1
F1 बराबर 1 तथा F2 बराबर 1। क्लियर हो गया? F1 बराबर 1 होने पर F2 बराबर 1। क्लियर? तथा 1 इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्या बोला था आपको मैंने? एक एकी होने की शर्त क्या थी कि अगर fx1 बराबर fx2 हो और इसका मतलब कि x1 बराबर x2 हो तो एक एकी होता है ना? और अगर x1 x2 के बराबर हो तो एक एकी नहीं होता, एक एकी नहीं होता। तो बेटा ये एक एकी नहीं है, ये एक एकी नहीं। तो स्पष्टतः यहाँ पर ये ऐसा डायग्राम बना करके लिख देना है, अतः यह एक एकी नहीं है, एक एकी फलन नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन डिटेल करने वाला था, मतलब प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है इसका, इसमें कुछ करने जैसा है ही नहीं है, प्रश्न में ही उत्तर है, एक एकी नहीं है। चलिए, क्योंकि दो इनपुट पर एक ही आउटपुट है, जिसको मैंने कहा था दो बच्चे उनके एक पापा, 1 के पापा भी 1 है, 2 के पापा भी 1 है। चलिए अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि 1 to 2 1 ये एक संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध जो है सम्मित है। ओहो हो, मतलब कुछ बचा नहीं है बोर्ड्स के पास। ऐसे क्वेश्चन आप क्यों बना रहे हो भाई? मतलब क्या बच्चों से कुछ नहीं पूछना चाह रहे हो आप? क्या बताएं इसमें बच्चे? 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त सम्मित है। लियो भाई, तो साफ साफ दिख रहा है कि यदि लिखनी पड़ेगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि हमें पता है कि अगर a, b संबंध का पार्ट हो, अवयव हो, दिस एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है b, a भी क्या होगा? संबंध का अवयव होगा। अब इसी भाषा पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 2 जो है बेटा वो संबंध का अवयव है, तो 2, 1 भी क्या है? संबंध का अवयव है, इसलिए क्या है? ये सम्मित है। क्या है ये? सम्मित है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया सीधी क्वेश्चन। अगला, एक AIJ की रचना करिए 2 क्रॉस 2 की। चलो भाई साहब, ये तो हमें सवाल हमारा बचपना याद दिलाता है, जो हमने किया था अप्रैल माह में, जब हम नन्हे मुन्ने थे, तब ऐसे सवाल किया करते थे प्यारे प्यारे से, और लगा हमें कि 12th बहुत सरल है। फिर ये A11 मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो देखिए वहाँ 1 + 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। बताइए आ गया समझ में? हाँ, फिर इसके बाद 1 की जगह 1 है, और I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो 5 का बेटा ये हो जाएगा 25/2। ठीक है। देन इसके बाद AI की जगह 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा, और फाइनली ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2, यहाँ भी, तो 2 + 2 2 जा 4, 2 2 2 2 2 2 ना, हाँ 2 2 नहीं 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18। ठीक है, तो ये देखिए, यदि आपका आंसर ये आया है तो 2 में से 2 मार्क्स आपको पूरे दिए जाएंगे, अगर कुछ भी मिस्टेक करिए तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक ना? चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल अथवा वाला, बहुत ही सरल सवाल आपको फाइंड करना है। cos थीटा sin थीटा। तो देखिए, यदि मैं इस सवाल को देखूं तो हो क्या रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, ये 0 और ये 0 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी दो जगह पे बन रही है। तो चेक कर लीजिए, इसका आंसर 1001 मतलब कि इकाई अवयव आ रहा है I। क्या आ रहा है? I। चलिए इस सवाल को बच्चों ने फिर से पूछा है तो कराते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया आपसे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो सबसे पहले एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आप डिजाइन कर लीजिए। तो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? देखिए इसमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर A11 A12 और यहाँ पे A21 और A22। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में जो AIJ दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, AIJ दिया गया है I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन करिए A11। तो A11 कितना हो जाएगा? 1 + 2 1 जा 2, तो 1 + 2 1 जा 2 हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर यहाँ पे। तो 2 + 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2। तो पहला अवयव आपका जो बैठेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 9/2 फर्स्ट प्लेस में। देन इसके बाद में A12 मतलब I की जगह पे आपको 1 रखना है, J की जगह पे क्या रखना है? 2। तो 1 + 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये होल स्क्वायर ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2, तो यहाँ आ जाएगा ये 25/2। देन इसके बाद A21
क्या है a21, i की जगह पे है आपके पास में 2, सो 2 और j की जगह 1 है तो 2 + 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 और बाई 2 ये चलता रहेगा, तो 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज इक्वल्स टू 8, दैट इज इक्वल्स टू 8। ओके, देन इसके बाद हमारे पास 2 2 है, सो i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे 2, 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 6 का स्क्वायर 36/2 जिसको हमने दे दिया नाम 18, 18। सो दैट इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, फलन x² + 2x + 3 का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करिए। देखिए द्वितीय कोटि का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है यार, मतलब इतने सरल क्वेश्चन। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये देगा आपको 2x + 2 और दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, x का 1 बाकी का 0, तो ले बेटा इसका आंसर क्या आएगा 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आ जाएगा क्या 2। फलन को सम्मानजनक तरीके से पहले y लिखना ना भूलें, सबसे पहले इसे y लिख लें और जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे दो बार तो पहले आपका आएगा dy/dx और दूसरी बार के डिफरेंशिएशन को लिखेंगे d2y/dx, 2 बराबर कितना 2। ठीक है ना, तो d2y/dx 2 लिखने का तरीका प्रॉपर रखिएगा, उसके मार्क्स मिलते हैं। अगला सवाल, क्या फलन 2x² - 1 3 पर सतत है? तो आपको पता है सतत होने के लिए हम दो काम करते हैं, एक 3 पर मान निकालते हैं, एक 3 पर सीमा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 3 पर मान निकालते हैं, तो f(3) बराबर 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 × 9 - 1, 18 - 1 कितना हो गया 17, तो फलन का मान आ गया ये। अब सीमांत मान ज्ञात करिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx जो बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का मान अपने पास में कितना है 2x² - 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे x की जगह पे 3 पुट कर दें, तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 9 18 - 1 17, बिल्कुल सही। तो सीमा का मान फलन के मान के बराबर है, अतः यह x = 3 पर क्या होगा सतत होगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा अतः fx x = 3 पर सतत होगा। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9, चलिए क्रॉप करते हैं सवाल नंबर 9 को, ये ले लिया हमने सवाल नंबर 9। चलिए क्या कहा गया है, दो धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात करिए जिनका योग 35 है। तो पहली कसौटी दे दी गई है x + y = 35, तो y = 35 - x, और कह रहा है कि गुणनफल महत्तम हो, मतलब गुणनफल को हमें महत्तम करना है, मतलब उच्चिष्ट गुणनफल का लिए उच्चिष्ट मान निकालना है। तो गुणनफल को हम ले लेते हैं p, क्योंकि p फॉर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तो p फलन दे दिया गया है यहाँ पे x² y⁵। देखिए पिक्चर में दो हीरो हैं x और y, और हमने सीखा है एक हीरो वाली पिक्चर देखना, तो x² y का मान पुट कर दीजिए, y का मान हो जाएगा 35 - x की होल पावर 5, ठीक है ना, 35 - x की होल पावर 5। अब हमको कह रहा है ये पूरा x का फलन बन चुका है, अब आपको कहा जा रहा है कि बताइए इसका महत्तम मान निकालिए, कहाँ होगा, किस पर, x और y का मान ज्ञात करिए जिस पर ये महत्तम देगा, मतलब इसी को हमको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है या उसी को हमको उच्चिष्ट करना है। तो उच्चिष्ट करने के लिए आप क्या करते हैं dp/dx निकालेंगे। तो चलिए प्रथम फलन x² गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 35 - x की पावर 4 और फिर 35 का 0 और x का -1 ऐसे, प्लस द्वितीय फलन 35 - x की पावर 5 इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक कितना हो जाएगा बेटा 2x, राइट। इस प्रकार से इसका हम क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे। नाउ dp/dx थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए पावर 4 है यहाँ पे और ये पावर 5 है, तो क्यों ना हम पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लें, तो 35 - x की पावर होल पावर 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास 5 × -1 -5x² हैप्पी -5x² और प्लस का 2x, बहुत बढ़िया। और क्या बचेगा 35 - x की पावर 4, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना, x आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या बच गया -5x + 2। चलिए ये आपके पास आ गया है dp/dx। अब आपको पता है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए आप dp/dx को क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं, किसके इक्वल करते हैं 0 के इक्वल।
तो आप डी पी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। नाउ डी पी बाई डी एक्स, इसको नंबर 1 दे दें, कंपेयर करेंगे 0 के इक्वल, तो आपके पास क्या क्या निकल करके आएगा, बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इसको 0 करेंगे, 35 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर 0, तो सबसे पहले आएगा x बराबर 35, x बराबर, फिर आएगा x बराबर 0, फिर क्या आएगा x बराबर 0, और फिर तीसरी संख्या आएगी माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x इक्वल टू 2, 5x इक्वल टू माइनस 2 वहाँ चला जाएगा तो प्लस 2, माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू आ गया 2/5। 3 मान आए हैं। अब आपको बताना है कि बताइए किस पर उच्चिष्ट आ रहा है, किस पर उच्चिष्ट आ रहा है। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेंगे, अगर x की वैल्यू 35 ले लेंगे तो ये तो खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 35 माइनस 35 0 आ जाएगा, मतलब संख्या क्या हो जाएगी 0। मतलब x बराबर 35 पर, बेटा ध्यान दें थोड़ा आप लोग, x बराबर 35 लेने पर y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि असंभव है, क्योंकि उसने क्या बोला है संख्या धनात्मक है, तो ये हो नहीं सकता। अगला, अगर x बराबर 0 ले लेंगे तो ये भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला संख्या धनात्मक है। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा, आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 2/5। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा x इक्वल टू 2/5। ठीक है, x इक्वल टू 2/5 आएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो इस पर x इक्वल टू 2/5 पर जो मान होगा अधिकतम होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा x इक्वल टू 2/5। यस, सो x इक्वल टू 2/5। अच्छा, अब इस पे आपको यदि साबित करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करो ये उच्चिष्ट है, तो कैसे सिद्ध करोगे। तो इसके लिए आपको प्रथम अवकलज जो मैंने टेस्ट बताया था, 2/5 के पीछे dy/dx का मान और 2/5 के आगे dy/dx का मान आपको दिखाना पड़ेगा कि 2/5 के पीछे और 2/5 के आगे किस प्रकार से मान बदल रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में मान कितना है 2/5, तो इसके पीछे हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे किसका मान dp/dx का, ठीक है ना। तो 2/5 के पीछे एक मान ले लो, कौन सा ले लो, 2/5 के पीछे एक मान 0 ले लो, क्या ले लो बेटा 0, और 2/5 के आगे एक मान ले लो 1 ले लो, क्या ले लो बेटा 1 ले लो, समझ गए ना। अब इस पर dp/dx का मान निकाल लो, dp/dx का मान 2/5 के पीछे और आगे। तो देखना आप यहाँ जो मान जाएगा ना 2/5 के पीछे और आगे, ये ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक या धनात्मक से लेकर ऋणात्मक कुछ जाएगा, उससे तय होगा। तो फिलहाल हमको क्या साबित करना है, उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट कब जाता है, जब मान धनात्मक से लेके ऋणात्मक जाए, प्लस से लेके माइनस। अब चलिए चेक कर लीजिए, आपको चेक करना है तो आ जाइए। तो dp/dx हमारे पास कितना आया था वो देख करके मैं लिख लेता हूँ, dp/dx इक्वल टू, तो dp/dx हमारे पास आया था यहाँ पे, dp/dx ये बैठा हुआ है 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स इंटू माइनस 5x प्लस 2, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स इंटू कितना माइनस 5x प्लस 2। देखिए ये तो हमेशा धनात्मक है, तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, अब देखिए dp/dx का मान इससे तय होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए पहले वाले में 2.5 से कम मैंने कोई मान ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 पर तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 ले नहीं सकता हूँ मैं, सॉरी कुछ और ले लो, कम ले लो, क्या ले लो 0.3 ले लो, 2.5 कितना होता है 0.4 होता है, 5 के 20, तो 0.3 ले लो। चलो रख करके देखो यहाँ पे, तो ये है प्लस और 5 गुणे 0.3, तो 5 तियाँ 15, हाँ तो ये भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि देखिए 5 तियाँ 15, 1.5 माइनस का और 2 प्लस का, तो प्लस प्लस आ गया। मतलब 2.2/5 के पहले, 2/5 के पहले जो dp/dx का मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है धनात्मक, और 2/5 के बाद dp/dx का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है। तो 2/5 जो होगा वो कौन सा बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा, उच्चिष्ट। तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2/5 ही करेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि बताइए किस पर आपका मान, तो करेक्ट क्या होगा 2/5। देखिए इसका अथवा वाला सवाल, वह अंतराल ज्ञात करिए जिसमें x² माइनस 2x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है। चलिए देखिए सबसे पहले आपके पास में फलन लिख लो भाई साहब, तो फलन आपके पास में है f(x) बराबर x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई डोमेन नहीं दिया है, मतलब ये क्या है, -∞ से +∞, यानी कि
ऑल रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बेटा वर्धमान ह्रासमान करने के लिए सबसे पहले fx बराबर निकालो f डैश x 2x माइनस 1 हो जाएगा। नहीं 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 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का कितना -2, राइट। अब मैंने क्या बताया था इसके बाद, मैंने कहा था बेटा इसको यहीं पर हाल फिलहाल फैक्टराइज कर दो, यहीं पर इसका गुणनखंड कर लो, तो 2x माइनस 1 आ गया, इसको नंबर 1 दे दो। अब इसके बाद में f डैश x को आप 0 के इक्वल करें, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब आपके पास में जो जिस बिंदु पर फलन आराम कर रहा है वो है x इक्वल टू 1। और आपको पता है कि वर्धमान और ह्रासमान इन्हीं बिंदु के आजू बाजू होता है। तो देखिए हालात क्या बन गए हैं, ये इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और बीच में ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिला है 1। तो आपके पास में जो अंतराल जनरेट हुए, 2 अंतराल जनरेट हुए बच्चों, 2 अंतराल। पहला अंतराल -इन्फिनिटी से लेके 1 और दूसरा अंतराल 1 से लेके इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पर आपको पता होगा, आप f डैश x का चिन्ह निकालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति लिखते हैं कि वर्धमान है या ह्रासमान। चलिए -इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच का कोई पॉइंट ले लो, 0 ले लो, क्या ले लो 0। अब यहाँ पर पुट करके देखो तो 2 का मान तो धनात्मक होगा और 0 माइनस 1 मतलब ऋणात्मक होगा, तो क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये ह्रासमान, क्या होगा ह्रासमान, समझ गए। और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये हम 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं एक दिष्ट ह्रासमान। क्या लिख सकते हैं, एक दिष्ट ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। अगला 1 से लेके इन्फिनिटी का कोई बिंदु ले लो, 1 से बेटा 2 ले लो, 2 पे चेक करो, तो 2 का ये पहला तो प्लस है, अगला 2 माइनस 1 क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो मतलब इसके आगे हर बिंदु पर क्या मान दे रहा है, धनात्मक, क्या मान दे रहा है धनात्मक। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा एक दिष्ट वर्धमान, क्या होगा एक दिष्ट, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है अगला हमारा, दर्शाइए कि बिंदु 3 ये A है, ये B है और ये C है, ये संरेखीय हैं। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 बिंदु बैठे हैं, ये A बैठा है, ये B बैठा है और ये C बैठा है ना। तो कह रहा है कि शो करो ये संरेखीय हैं। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, A, B प्लस C, B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं B, C प्लस A, और C बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं C, A प्लस B। अरे बेटा ये आपको करना है डिटर्मिनेंट मेथड से करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर समरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा बेटा 0, कितना बनेगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, और आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो ये बेटा आप सारणिक से कर सकते हो ना। तो 1/2 1 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए A B C, और यहाँ पर B प्लस C, यहाँ पर C प्लस A, और यहाँ पर A प्लस B। बोलिए ठीक है। अब चलिए आप क्या कर दीजिए, अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो चलिए नया देखिए 1/2 1 1 1, अगर आप R1 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे तो B प्लस C ही रहेगा, यहाँ पर 1 और फिर से जुड़ जाएगा B के साथ, तो ये बन सेकंड नंबर में A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर क्या आएगा C प्लस A, और यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे आएगा A प्लस B। अब बेटा पता है आपको सारणिक में आप एक रो से कॉमन ले लोगे तो आप कॉमन आ जाएगा A प्लस B प्लस C, तो 1/2 A प्लस B प्लस C आपने कॉमन ले लिया इसको, तो यहाँ 1 1 1 और अगेन यहाँ 1 1 1, और सारणी की अगर दो पंक्तियाँ एक जैसी होती हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर जो इसके रेखाएं हों, जो तीनों बिंदु होंगे क्या होंगे, वो समरेखीय, क्या होंगे। अभी नीचे कुछ भी बना रहे आंसर आपका क्या आ गया 0 आ चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ही सरल सवाल था, इसको इस तरीके से। अगला सवाल सेम बिल्कुल इसी तरीके से करना है बेटा, आपको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 1 1, x1 है 3, x2 है -4 और x3 कितना है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, है ना। तो 1/2 यार हल कर लो, 1 4 एकम -4 और 2 पंचे 10 माइनस का 10, फिर माइनस का 1 3 एकम 3 और 8 पंचे 40, फिर प्लस का 1 3 दूने 6
और 8 चौके 32 प्लस का 32। इसको सॉल्व कर लो, मैं क्या बताऊं इसमें ज़्यादा कुछ। तो 1/2 10 और 4 माइनस का 14, 3 और 40 माइनस का 37 और प्लस का 37 हो जाएगा, और 6 और 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38, ठीक है ना। तो इसको हल कर लीजिए, सारणिक विधि से इसका उत्तर निकाल लीजिए आप, बहुत ही सरल सवाल। चलिए देखिए, आ चुके हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे। अब करेंगे प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन को ले आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स ये 1/x² - 1। देखिए तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा, x की वैल्यू आप पुट करो सेक थीटा। x की वैल्यू क्या पुट करो, सेक थीटा। आपको कहो सर सेक थीटा क्यों आता है, अगर बेटा आप प्रैक्टिस करो तो और आपको सब्सटीट्यूशन पता हो जाएगा, sec² थीटा - 1 tan² थीटा बन जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में x = सेक थीटा पुट करते हैं, तो थीटा = क्या बनेगा भविष्य में, सेक इनवर्स x। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम y ले लो, तो y = कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/रूट के अंदर x की जगह सेक थीटा, तो sec² थीटा - 1। तो बेटा ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा - 1 मतलब बेटा रूट के अंदर tan² थीटा। ओके, सो दिस विल बी कॉट इनवर्स 1/tan² थीटा का रूट हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ थीटा। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया आपके पास में, थीटा। थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, सेक इनवर्स x। यही आपका आंसर है। तो पहले वाले का सरलतल रूप क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। दूसरे वाले में लिखना है आपको sin 2π/3, साइन इनवर्स sin 2π/3 का मान। तो साइन इनवर्स sin 2π/3, अब sin 2π/3 कितना होता है, sin 120 डिग्री। 2π/3 मतलब कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है ना। अब ये देखिए प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच साइन की क्या होती है, -90 से लेके +90, मतलब -π/2 से लेके +π/2। इसको हमको प्रिंसिपल ब्रांच में ले करके आना है। तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स बेटा आप क्या लिख सकते हो, साइन 120 को लिख सकते हो 180 - 60, 120 होगा। और साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 60। तो अब बेटा ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो ये वाला साइन इनवर्स इसको एलिमिनेट कर देगा। सो आंसर विल बी 60 डिग्री, बट आंसर रेडियन में होगा तो कितना आएगा, π/3। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा π/3। डन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सदिश a = i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश। तो आपको बेटा मात्रक सदिश निकालना है, तो a कैप = गिवन सदिश अपॉन उसका परिमाण, ठीक है ना। तो दिया गया सदिश बटे उसका परिमाण, तो a कैप, a वेक्टर आपको दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में उसका परिमाण क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का मॉड आएगा। यहाँ पे मैंने ये रूट लगा दिया, सॉरी, ये परिमाण। तो ऊपर तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट i कैप का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + 1, तो 1 और 1 2 और 4 का 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6। तो बेटा ये आ गया आंसर, यही इसका आंसर है ना। ये इसका अनुदिश मात्रक सदिश। ज़्यादा हो तो इसको आप तोड़ करके लिख लो, तो 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप, बस इतना ही लिख सकते हो और यही आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला, सदिश इतने और इतने के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो बेटा आपको cos थीटा = फॉर्मूला पता होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, ये वाला सूत्र लगता है। तो दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2j कैप है प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे इसका मैग्नीट्यूड दोनों सदिशों का। तो i कैप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो i कैप 1 × 3 3, 2 × -2 -4 और 3 × 1 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, एक 9 4 13 एक 14, अंडर रूट 14 और 9 4 13 अगेन 14, सो अंडर रूट 14। तो भाई साहब 3 और 3 6, 6 में से 4 गए 2, तो 2 ऊपर और रूट 14 नीचे, तो 1/7। तो बेटा यहाँ पे आ गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/7, थीटा = कॉस इनवर्स 1/7, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इतना आया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है तेरा विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन, कई बार किया है। एक रेखा की दिक् को ज्याए ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण दो। बेटा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण बराबर हैं तो कॉस ले लो, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं, मतलब एल एम एन तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब कंडीशन होती है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और जब तीनों बराबर हैं बेटा तो यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर और यहाँ भी एल स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/3, तो l इक्वल्स टू अंडर रूट 1/3 है ना। सो l इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब जब l 1/√3 है तो m भी 1/√3 और n भी 1/√3, तो इसकी दिक् को जाए कितनी होंगी l m n, मतलब 1/√3 1/√3 1/√3, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 1/√3 1/√3 और 1/√3। बेहतर होगा आप प्लस माइनस लगा दें क्योंकि रूट के दो निशान होते हैं, तो प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये दी गई रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। तो देखिए ये जो रेखा है ये किस बिंदु से होके जा रही है, ये किस बिंदु से होके जा रही है, देखिए यहाँ पर बनाएंगे इसको जब रेखा के समीकरण को, तो ये बनेगा x माइनस माइनस 3 x माइनस x1/2, अगला y माइनस 5/4 इक्वल टू z माइनस माइनस 6/2। मतलब ये जो रेखा है ये -3 5 और 6 से जा रही है, तो मतलब जो a सदिश हो गया वेक्टर a जिससे रेखा जाती है वो क्या हो जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और जो बेटा b समांतर सदिश जो होता है वो होता है a b c 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो रेखा का समीकरण जो आपको पढ़ाया गया बेटा वो क्या पढ़ाया गया है, जगह ही खत्म हो गई है, चलो लिखते हैं अगले पेज में, ठीक है ना। तो जो रेखा का समीकरण आपको पढ़ाया गया है यहाँ तक तो कर लिया था हमने, तो रेखा का समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। a जिस बिंदु से जाती है और b जिस सदिश के समांतर होती है, तो a सदिश का मान सदिश r बराबर a का मान रख दें -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर b का मान रख दें बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया आपका बेटा इसका सदिश समीकरण, चेक कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का इस सदिश पर प्रक्षेप। तो बेटा आपको पता है कि प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप होता है ना। उसका पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। चलिए दोनों सवाल देख लेते हैं, दोनों ही सरल सवाल हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे सदिश a का b पर प्रक्षेप, a का b पर प्रक्षेप होता है सदिश a डॉट सदिश b अपॉन जिस पर प्रक्षेप हो रहा है वो नीचे होता है सदिश, उसका परिमाण है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का डॉट प्रोडक्ट। 7i कैप आई थिंक ये माइनस होगा कि प्लस है बेटा, माइनस है ना, माइनस j कैप प्लस 8k कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई बेटा अंडर रूट इसका नीचे वाले का, तो 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर +1 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 एकम 7 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, -3 एकम -3 और 8 7 56 बट्टे अंडर रूट 64 और 1 65, 65 में 49 जोड़ दो भाई, 9 5 14 की 4 हासिल आ गई 1, 6 4 10 11 114 अंडर रूट 114, 56 और 7 63, 63 माइनस 3 60, तो आंसर आ गया अंडर रूट 60 बटे 114 इकाई। ये आपका बनेगा प्रक्षेप का मान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है a तथा b के परिमाण दिए गए हैं, मतलब ये मॉड a दिया गया है और ये क्या दिया गया मॉड b। तो ये मॉड a है और ये आपके पास मॉड b है और ये a डॉट b है, तो a तथा b के बीच का कोण, तो बेटा सीधा कोण का फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। बेटा ये भी कितना आसान क्वेश्चन, तो a डॉट b का मान √6 दिया था और मॉड a का मान दिया है √3 और मॉड इसका मान 2 दिया है। चलो तो बच्चों देखो कैसे कैंसिल होगा, √3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा √2, क्या बचेगा √2। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम करो, 6 को लिख देंगे 3 × 2 और नीचे है √3 और बाहर बैठा है क्या ओनली 2, तो √3 से 3 वाला कैंसिल हो जाएगा रूट वाला, तो क्या बच गया अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए √2 तो ऊपर बैठा हुआ है, 2 को क्या लिखेंगे √2 2 बार है √2 और एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो cos थीटा आपके पास कितना आ गया 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है 45 डिग्री, इसी को बोलते हैं π/4। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा π/4।
तो दोनों सदिशों के बीच का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका π/4। डन। चलिए एक बार फिर से देखिए, इसमें यहाँ पर दिया गया दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है। तो पहला सदिश a का परिमाण दिया गया है √3, सदिश b का परिमाण दिया गया है आपको 2। आपको कह रहा है कि a डॉट b दोनों का गुणन प्रोडक्ट बिंदु गुणन दिया गया है √6 और आपको इनके बीच का कोण निकालना है थीटा, दोनों के बीच का कोण आपको थीटा निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो a डॉट b का मान है √6, मॉड a का मान कितना दिया है √3 और मॉड b का मान कितना दिया गया है 2। तो देखो बेटा √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, नीचे √3 और 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। तो cos थीटा कितना बच गया आपके पास में 1/√2 √2 और थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी 45 डिग्री। इसी को लिखते हैं रेडियन में π/4। खत्म।